गुड। मैम पल्लवी तिवारी और अपर्णा वेटिंग में है। पल्लवी तिवारी को बोलो कि रीनेम होकर क्या है। राजन कुमार, मुस्कान सिंह, अपर्णा कुमारी। अपर्णा कौन है ये? हाँ और अपर्णा भी मैम हाँ, वेटिंग रूम। सब वेटिंग में है, बट टेल देम टू कम इंटर इनटू द राइट फॉर्मेट। ओके मैम। I allowed them to join, but I allowed renaming yet. और सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ये रोज रोज बताने वाली बात नहीं है। Now you have to follow it every day. मुस्कान सिंह, अपर्णा कुमारी, प्रियंका भारती। प्लीज आप लोग रीनेम करके पहले आईडी, फिर रोल नंबर, फिर नाम के साथ एंटर करिए। अभी भी आप रीनेम कर सकते हैं, कर लीजिए फटाफट। राजन कुमार, आप भी। डन मैम। क्या? ठीक है, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जितने बच्चे ने नहीं किया है, या तो मैं उनको रिमूव कर दूंगी या वापस से वेटिंग रूम में डाल दूंगी। तो प्लीज आप अपना फटाफट साउंड कम आ रहा है। अभी आ रहा ठीक से? अभी आ रही ठीक से? लगभग Yes, ma'am. उतना भी नहीं अच्छा आ रहा है। अच्छा, ठीक है मैम। ठीक है अभी ठीक है? सही आ रहा यस है मैम। मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। नहीं आ आसपास रहा थोड़ा मैम। शांति बनाए रखो, आ जाएगी, ठीक है ना? ईयरफोन अच्छा से लगाओ सब अपना अपना। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। मैंने जितने भी नाम बताए सबने करेक्ट कर लिया। मुस्कान, प्रियंका, राजन कुमार। कितनी देर तक ये चेक करते रहूंगी मैं? ठीक है, अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ क्या रहे थे? डिसीजन मेकिंग। करेक्ट। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। हम लोग शायद प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग खत्म कर चुके थे। टुडे वी हैव टू गो थ्रू टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस। ओके, सो हम लोग डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस देख चुके थे। डिसीजन अब आते हैं कि कितने तरीके से डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन कब लिया जाता है वो तो आपको पता है, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हो, जब सिचुएशन बेस्ड होता है। डिसीजन हमेशा सिचुएशनल होता है, कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। अभी हम लोगों को ये जानना है कि डिसीजन मेकिंग का तरीका क्या क्या है। इससे पहले एक चीज और बता दूं कि डिसीजन हमेशा 3 सिचुएशन में ले जाते हैं: अनसर्टेन, सर्टेन और रिस्क। ठीक है ना? डिसीजन हम 3 ही सिचुएशन में लेते हैं। जब सिचुएशन अनसर्टेन होता है, सर्टेन होता है, या फिर कहीं पर रिस्क एसोसिएटेड होता है। अनसर्टेन का क्या मतलब हुआ कि यू कैन नॉट, आपको पता नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक है ना? चांसेस है, दोनों तरफ चांसेस है 50-50। एक मिनट, हाँ आडी पहुंच गए कॉलेज। ओके,
तो क्या होता है चांसेस? जब होता है तो उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, राइट? जब चांसेस दोनों तरफों के यानी कि कुछ भी श्योरिटी नहीं है, कहीं पे भी श्योर नहीं है। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे कि आपको कहीं कोई मान लीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, आप लोग कहीं भी कहाँ जहाँ भी रहते होंगे बताइए, गाँव यानी आपका कहाँ है? पटना से जो लोग दूर रहते हैं हम उनके बारे में छपरा। बेगूसराय में। ठीक है, छपरा। वो कितना दूर होता होगा यहाँ से? गोपालगंज। यहाँ से वो कुछ बेगूसराय। दूर होगा यहाँ से वो। यस मैम, बहुत दूर है। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि बेगूसराय से या फिर कहीं से आप लोगों को यहाँ आना है, ठीक है, फ्लाइट लेने के लिए, आपकी फ्लाइट है मॉर्निंग 10 o'clock की या 11 o'clock की, और आपको घर से यहाँ आना है फ्लाइट लेने के लिए। तो क्या है कि मान लीजिए अगर आप एक दिन पहले आ जाते हैं पटना, ठीक है, सब सुबह 10 बजे की फ्लाइट है, यानी आपको 8 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। तो अगर आप पहले दिन सवेरे आ जाते हैं यहाँ पे पटना, किसी फ्रेंड के यहाँ रुक जाते हैं या कोई होटल बुक करा के रुक जाते हैं, तो क्या है जो फ्लाइट मिस करने का चांसेस वो बहुत कम हो जाता है, और जो कैच करने का चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? तो यहाँ थोड़ा सर्टेनिटी आपके फेवर में आ जाता है, सिचुएशन अ लिटिल बिट सर्टेन, क्योंकि आप एक दिन पहले आकर के रुक रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल यू कीप ऑन स्लीपिंग यू आर नॉट गोइंग टू मिस योर फ्लाइट, राइट? जब तक अगर आप सोते ना रह जाएं तो इसी सिचुएशन में आप बस मिस करेंगे, अदरवाइज आपके चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप एक दिन पहले आकर के कहीं से पहले किसी फ्रेंड के यहाँ या किसी होटल में रुक गए हैं, क्योंकि सवेरे की आपकी फ्लाइट है इसलिए, राइट? लेकिन अगर सपोज करो कि सेम डे ही 10 बजे फ्लाइट है और सेम डे ही आप बेगूसराय से निकलते हो या गोपालगंज से निकलते हो, तो और आप पहुंच गए हो, आसपास पहुंच गए हो, लेकिन अभी कहाँ, सपोज करो गांधी सेतु पे आके या जो भी आपके रास्ता में पड़ता है, जहां से अभी 1 घंटे का रास्ता है, वहां पर आप हैं। तो अभी क्या है, 8 बजे तक आपको पहुंचना है, आप 7 साढ़े 7 बजे तक वहां पहुंच गए हो, तो अभी क्या है, चांसेस बहुत ज्यादा फिक्स नहीं कर सकते। मे बी आपको जाम मिल जाए, ठीक है, मे बी कहीं रास्ता पे ब्लॉक हो, कहीं पे रोक दिया जाए, कुछ चेकिंग चल रहा हो, तो फिर आप यू मे कैच द फ्लाइट। तो क्या है, यहाँ पे सर्टेनिटी कम हो जाता है और अनसर्टेन सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाता है, होता है ऐसा दोनों सिचुएशन में। और एक सिचुएशन में क्या होगा, एक सिचुएशन में क्या होगा, और एक तीसरा सिचुएशन होगा जहां पे आपने अपना टिकट ले लिया है, आप आके पटना में वेट कर रहे हैं, आपको कल जाना है फ्लाइट पकड़ने, लेकिन अचानक से सरकार ने पैंडेमिक की वजह से सारे कैंसिल कर दिए, राइट? वो रिस्क है, ठीक है ना, वो रिस्क है, क्योंकि वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके फेवर में कुछ भी नहीं है, आप ना श्योर कर सकते हैं कि आप पकड़ लेंगे, ना आप सर्टेन है कि पकड़ ही लेंगे, क्योंकि इवन इफ यू डू योर 100%, द सिचुएशन चेंज है, सिचुएशनल में जो आगे है वो रिस्क है, क्योंकि वो कैंसिल हो सकता है। अगर आप अभी टिकट ले भी लेंगे तो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है टिकट, है ना? वो आपकी वजह से नहीं होगा, वो किसकी वजह से होगा, सिचुएशन की वजह से होगा, सिचुएशन की वजह से होगा। तो ये तीनों सिचुएशन है जिसकी वजह से क्या होता है, हमको डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ तो सर्टेन होता है जहाँ पे आपके फेवर में बात जाएगी, बहुत हद तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट? कहीं कहीं पे अनसर्टेन होता है, आप खेल रहे होते हैं, क्रिकेट हो रहा होता है, बट इट इज नॉट फिक्स्ड कि कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा या कौन जीतेगा, फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन होता है, राइट? लेकिन कहीं कहीं पे खेल वगैरह सारी तैयारी हो गई है, ओलंपिक की तैयारी होगी, लेकिन उस साल महामारी फैल गया है, तो उसको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, राइट? ना सर्टेन है ना अनसर्टेन है, कंप्लीटली रिस्क जोन है वो। समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, राइट? समझ में आया? ये तीनों ही सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग डिसीजन होता है, या तो वो सर्टेन होगा या वो अनसर्टेन होगा, या तो वो रिस्क का होगा जहां पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ये टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला तो डिसीजन मेकिंग 2 तरह का होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग होता है, राइट?
क्वांटिटेटिव यानी जो कैलकुलेशन से, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप जहां पर पहुंच सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट, प्लीज सब लोग, हाँ ठीक है, जहां पे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से या स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके आप ये तय कर सकते हैं कि चांसेस क्या है, ज्यादा चांसेस सक्सेस होने के हैं या ज्यादा चांसेस फेल्योर के हैं, और उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे। अगर चांसेस फेल्योर के ज्यादा होंगे तो यू विल चेंज योर डिसीजन, आप अपना प्लान चेंज करोगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर चांसेस है कि आपके फेवर में ज्यादा आ रहा है तो यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन, आप उस डिसीजन को फॉलो करेंगे, आगे लेकर के जाएंगे। होगा ऐसे? ठीक है। यस अभी ये मैम। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे तरीके हैं डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड होल्ड कर, इतना मार मारेंगे। कौन है? म्यूट करो, म्यूट करो। क्लास करते हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट, सबसे पहले क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या टेक्निक है? लीनियर प्रोग्रामिंग तब यूज किया जाता है जब आपको या तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है, राइट? या तो आपको यूटिलिटी, अच्छा, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करने का मतलब समझते हो? मैम इंक्रीज और डिक्रीज कम करना। इंक्रीज और डिक्रीज करना। जैसे कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना का क्या मतलब हुआ? मैम जैसे कि कम रिसोर्स में ज्यादा डिक्रीज करना। मैम यूटिलिटी को कम रिसोर्स में ज्यादा वर्क। हाँ, कम रिसोर्स में ज्यादा वर्क, ये नहीं हुआ। यूटिलिटी बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है उससे आप प्रोडक्ट जो भी बनाएंगे वो ज्यादा बनाएंगे, ठीक है ना? मैं बोल रही थी यूटिलिटी बढ़ाने का मतलब मैं बोलती हूँ जब आप कोई भी चीज करते हैं तो ट्राई करिए कि जो भी आपके रिसोर्सेज है उससे ज्यादा आप क्या करें, आउटकम को डिराइव कर सके, आउटकम को निकाल सके, उसको यूटिलिटी बढ़ाना बोलेंगे। और डिस यूटिलिटी मिनिमाइज करने का क्या मतलब होगा? डिस यूटिलिटी मिनिमाइज करने का मतलब या तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा लीजिए या फिर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा लीजिए या फिर आप क्या करिए, वेस्टेज को कम कर लीजिए। दो एग्जांपल हो सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज करो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है हमारे स्टेट में और हम इतना ज्यादा अभी नहीं फुलफिल कर पा रहे, जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रिसिटी की। तो दो चीज कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बढ़ा ले, जितना डिमांड है उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन बढ़ा ले और तब उसको सप्लाई करे, या फिर दूसरा क्या तरीका हो सकता है, जो अभी हम यूज कर रहे हैं उस यूज को प्रॉपर तरीके से करें कि यूज तो करें लेकिन जहां भी हमारा मिसयूज हो रहा है, जहां पे भी बिना मतलब के लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, वो हम कंट्रोल कर ले। दोनों तरीके से आप डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, या तो प्रोडक्शन बढ़ा करके या फिर बर्बादी को कंट्रोल करके आप उससे सप्लाई को फुलफिल कर सकते हैं। करेंगे या नहीं कर सकते हैं? यस मैम। हो सकता है थोड़ा बहुत कंपनसेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट लीनियर प्रोग्रामिंग से, लीनियर प्रोग्रामिंग तभी कर सकते हैं जब आपके पास रिसोर्सेज का लिमिटेशन हो, कॉन्स्टेंट्स हो, इतना ही है, इतने में ही सारे डिमांड को फुलफिल करना है, इतने में ही सबको बांटना है, सबके बीच में इसको शेयर करना है इस रिसोर्सेज को। तो क्या करेंगे हम इसमें, या तो दो चीजें होंगी, या तो आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लीजिए, प्रोडक्टिविटी बना लीजिए, अनाज ही उतना उत्पादन कर लीजिए कि लोग खाते खाते एकदम थक जाए और अनाज खत्म नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या करिए, अनाज की बर्बादी को कंट्रोल करने की कोशिश करिए ताकि इससे भी आप अधिक से अधिक लोगों तक, प्लीज म्यूट कर लो कहीं से आवाज। अंकित राज, म्यूट योरसेल्फ। अंकित म्यूट करो, जब तक जरूरत ना हो म्यूट ही रखो। और कोई है जिनका भी अनम्यूटेड है? जब आपको कुछ पूछना हो या नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछिए, लेकिन अदरवाइज म्यूटेड रखिए, डिस्टर्बेंस होता है क्लास में, पीछे से आवाज आती है। तो
तो यूटिलिटी को मिनिमाइज कर, दिस यूटिलिटी को मिनिमाइज करने का मतलब वो वेस्टेज को मिनिमाइज कर लीजिए। इससे भी आप अधिक से अधिक लोगों तक उस चीजों को, उस रिसोर्सेज को पहुंचा सकते हैं। हो सकता है ऐसा, ये लीनियर प्रोग्रामिंग डिसीजन उसी कंडीशन में लिया जाता है जब रिसोर्सेज का कॉन्स्टेंट्स हो, लिमिटेशंस हो, तो आपको या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर उसके यूटिलाइजेशन को या फिर उसके मिसयूज को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, डिसयूटिलिटी को मिनिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि वेस्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। समझ में आई ये? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग थ्योरी। प्रोबेबिलिटी डिसीजन मेकिंग थ्योरी का क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैट्स में, अभी तक पढ़ा है या अभी बाकी है पढ़ना? अंकित और सुंदरम, मैम वीडियो सब लोग ऑन मैम रखेंगे। मैम प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करना। एक मिनट, वीडियो सबका ऑन होना चाहिए, राइट? बोलो क्या हुआ मैम प्रोबेबिलिटी का मतलब? प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करना। और कुछ और कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? मैम जो नेट- अचानक से मैम जो संभावना होता है वो, मैम जो चांसेस होता है आउटकम्स का। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी मतलब जब डिटरमाइन नहीं कर पाए कौन टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है ना? जहाँ पे सिचुएशन क्या है, 50-50 बनी हुई है, चांसेस दोनों ही टीम की है, या तो दोनों ही जीत सकता है या ड्रॉ हो सकता है। जहाँ पे आप ये तय नहीं कर पा रहे कि किसके फेवर में ज्यादा ये गेम गई है, या गेम में एग्जांपल दे रही हूँ, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं। तो वहां पे आप क्या करते हैं, जहाँ पे कुछ भी श्योर नहीं हो, सर्टेन नहीं हो, चांसेस है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे आप रिजल्ट, तो वहां पे आप प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। डिफरेंट जो भी वेरिएबल्स होता है, जैसे खेल में क्या क्या वेरिएबल्स है, क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए मैं ये एग्जांपल ज्यादा लेती हूँ। सपोज करो किसी टीम को जीतना है और किसी दो लोग खेल रहे हैं, तो क्या है, किस किस वेरिएबल पर डिपेंड करती है जीत? बैटिंग अच्छी होनी चाहिए, जब आपकी टर्न है तो बैटिंग अच्छी होनी चाहिए, बॉलिंग बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए, सदी हुई होनी चाहिए, और फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन तीनों पे हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं कि अगर ये तीनों चीज अच्छा रहेगा तो जीतने के चांसेस, जब दो प्लेयर है, दो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, तो 1/2 ऐसे भी है, लेकिन अगर ये सब चीज ठीक रहेगा तो हमारा कितना ज्यादा चांसेस है कि हम जीतेंगे और कितना चांसेस है कि हम हारेंगे। तो जहां पे आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि गेम किसके फेवर में जाएगा, या फिर ये जो मैंने डिसीजन लिया है ये सक्सेसफुल होगा या फेल्योर होगा, तो जो भी पर्टिकुलर्स है, जो भी वेरिएबल्स है, उन सब पे हम कुछ ना कुछ जजमेंट करके, अपना जजमेंट करके या अपना इवैल्यूएशन करके उस पे क्या असाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सा डिसीजन हमारे फेवर में है, कितना हमारा चांसेस है जीतने का और नहीं है। जैसे आप लोग जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो देखते हैं ना कि अगर आप एक डाइस जो होता है, जिससे लूडो खेलते हैं, ठीक है ना, उसको आप कितना चांसेस है कि 6 आएगा, कितना प्रोबेबली होता है डायस में कि वो 6 आएगा, या आप 1/6। बिल्कुल सिक्के को उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से तो कुछ आएगा नॉर्मली, ठीक है, कोई बोलता है हेड आएगा, कोई बोलता है टेल आएगा, कोई बोलता है दोनों में से एक आएगा। तो हेड का जो चांसेस है 1/2 का है, टेल का जो चांसेस है 1/2 का है, लेकिन जो चांसेस उसका है दोनों में से किसी एक का, उसका ज्यादा चांसेस है, क्योंकि दोनों में से एक तो कुछ आएगा ही, राइट, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी असाइन करके आप डिसीजन ले सकते हैं कभी भी बिजनेस में, और लिया जाता है प्रोबेबिलिटी, जो हम जितना स्टैट्स पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि इसके बेसिस पर हम डिसीजन ले सके कि हमको ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करना है, ये प्लानिंग फॉलो करना है या नहीं करना है। तीसरा है गेम थियरी। गेम थियरी का क्या मतलब हुआ? गेम थियरी आप लोग वो भी स्टैट्स में आता है, अगर आप लोग को क्यूटी पढ़ना होगा जिसमें भी, तो गेम थियरी भी पढ़ेंगे। गेम थियरी कब होता है? गेम नॉर्मली दो लोगों के बीच में होता है, तो कम से कम दो या ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं गेम के लिए, राइट? तो एटलीस्ट दो 3 या फिर nth नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जहां पे क्या है, गेम थियरी है। गेम थियरी तब होता है जब दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में या दो कंपनी के बीच में राइवलरी हो, कंपटीशन हो। कंपटीशन कब होगा? जब दो कंपनी एक ही तरह के प्रोडक्ट में डील करेगी, तभी कॉम्पिटिटिव होंगे। मान लो दो कंपनी है, दोनों दवाई का
बिजनेस कर रही है, कोई कंपनी है वो दोनों कंपनी कपड़े के बिजनेस में है, दोनों कंपनी किसी एक ही तरह के प्रोडक्ट के बिजनेस में है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, उसको राइवलरी बोलते हैं। ठीक है, जब कॉन्फ्लिक्ट हो, जब राइवलरी हो या कंपटीशन हो दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, फिर गेम थ्योरी का यूज किया जाता है, क्योंकि गेम थ्योरी में एक मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक प्लेयर्स हो सकते हैं, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि ये गेम कौन जीतने वाला है। दिस इज, यहाँ पे एक टर्म होता है जीरो सम और एक होता है नॉन जीरो सम गेम्स। जीरो सम गेम्स मतलब क्या होता है, सपोज करो 2 ही प्लेयर है, ठीक है, और हम लोगों ने आपस में बेट लगाया है कि अगर इंडिया जीत जाती है तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, और अगर इंडिया हार जाती है तो तुम मुझे 5,000 देना। समझ में आ गया? यानी जीरो सम थ्योरी मतलब, हाँ मैम, तो गेम थ्योरी में रिस्क भी होता है बहुत। हाँ, मैं भी बता तो रही हूँ। जीरो सम थ्योरी में क्या होता है, जीरो सम में होता है कि जैसे मैंने और सुंदरम ने ये बेट किया, ठीक है, कि इंडिया जीतेगी तो मैं तुम्हें 5,000 दूंगी और हारेगी तो तुम मुझे दोगे, तो अभी कोई एक को 5,000 का फायदा होने वाला और किसी एक को 5,000 का नुकसान होने वाला है, कोई एक तो सफर करेगा, तो एक पार्टी के बेनिफिट से दूसरे पार्टी का लॉस होगा, दैट इज जीरो सम थ्योरी। नॉन जीरो सम थ्योरी की वो इसमें दोनों पार्टी का अच्छा अपना अपना भला हो रहा है या जो भी हो रहा है, लेकिन एक पार्टी का मेरे अच्छे होने से सुंदरम का बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। सपोज करो हमने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, राइट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, सुंदरम ने ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट किया है। अब मेरा क्या है कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें मुझे प्रॉफिट मिला, मेरा जो भी जब मैंने शेयर खरीदा था जिस कंपनी है उसका बहुत ग्रोथ हुआ, मुझे प्रॉफिट मिला। मैम हाई रिस्क हुआ। सुंदर, मेरी बात सुनो पहले। उसके बाद सुंदरम ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी उसी कंपनी में उतना ही फायदा हुआ, लेकिन मेरे से थोड़ा कम हुआ, क्योंकि उसके बीच में ब्रोकर ने अपना कमीशन ले लिया, अपना फी ले लिया, राइट। तो अभी क्या हुआ, उसका मेरे बहुत ज्यादा फायदे से क्या सुंदरम का नुकसान हुआ? नहीं हुआ ना। एक केस में क्या है, मुझे 5,000 का फायदा हो रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है तो मुझे नुकसान हो रहा है। जीरो सम थ्योरी, कोई एक पार्टी जरूर जीरो पड़ जाएगी, मतलब उसको नुकसान होगा, लेकिन नॉन जीरो सम गेम्स में किसी एक पार्टी के जीतने से किसी दूसरे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। समझ में आया दोनों सिचुएशन? समझ में आया? ये गेम थ्योरी में होता है। नो मैम, नो मैम, मैं फिर से समझाती हूँ। गेम थ्योरी कब हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पार्टी के बीच में राइवलरी हो, कंपटीशन हो, ठीक है। राइवलरी या कंपटीशन समझते हो ना, प्रतिद्वंदी हो, दोनों एक ही बिजनेस में दोनों लगे हुए हैं, तो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे ना, या फिर छोड़ देंगे, अपना बिजनेस बंद कर देंगे, बोलेंगे चलो तुम ही जीतो, तुम ही जाओ, सारा प्रॉफिट कमाओ, हम छोड़ते हैं, हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं क्या? नो मैम, नहीं करते ना, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ये कंपटीशन को राइवलरी बोला जाता है। अब इसी एडवर्स कंडीशन में, कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन में हम गेम थ्योरी को यूज करते हैं टोटल या पार्शियल एक्सपेंसेस एट द टोटल या पार्शियल एक्सपेंसेस ऑफ ईच अदर का मतलब या तो पूरे तरह से उस दूसरी कंपनी को बर्बाद कर देना है या फिर पार्शियली उनको हार्म करना है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो आपका जियो है, राइट, जियो ने फ्री में सबको सर्विसेज दिया, तो बाकी सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैम्पर हुए ना, उनको लगभग उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया ना। अगर टोटल नहीं भी खत्म किया तो पार्सली बहुत ज्यादा डैमेज किया है, राइट, किया है ना? कम ऑन, जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। समझ में आ रहा है सतीश? नहीं आया? यस मैम। मुफ्त में कोई कंपनी आपको बांटने लगेगी यही डेटा, फ्री कॉल्स, तो आप एयरटेल लेंगे, वोडाफोन लेंगे और कोई आइडिया लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो क्या किया गेम थ्योरी? यही क्या किया, हमारा कॉम्पिटिटर है ना दूसरा, जियो का दूसरा कॉम्पिटिटर है, ये सारे जितने भी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ये सारे जियो के कॉम्पिटिटर है, एक ही बिजनेस में है, लोग टेलीकॉम में है, राइट। अब मुझे क्या करना, उनको गेम ऐसा कुछ प्लान करना है जिससे ये सारे राइवलरीज मेरे बर्बाद हो जाए, ठीक है ना, प्रॉफिट कमा ही नहीं पाए। तो मैंने क्या किया, शुरू में चूंकि मेरे पास इतना कैपिटल है, मैं ये कर सकता हूँ, शुरू में मैंने क्या किया, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी, डिस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट किया, सबको फ्री में देना शुरू कर दिया। अब साल भर मैंने फ्री किया, बाकी सारे जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वो बहुत 15%, 50%, 20%, 50% के अंदर आ गए, सबका ग्रोथ हो गया। सबसे ज्यादा सबके पास क्या है अभी? सबके पास रिलायंस जियो है, राइट है? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, राइवलरी हुआ। आपने क्या किया, दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया या बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया, ठीक है।
अब वो अपना हाइक नहीं कर सकते सैलरी, अपना वो जो चार्जेज है वो बढ़ा नहीं सकते, वो बढ़ाएंगे, वो बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि इधर तो मुफ्त में कोई दे रहा है। तुम अगर चार्जेस ले भी रहे हो तो चलो कहीं कहीं जो यूज करे वो करेंगे, लेकिन आप अगर बढ़ा दीजिएगा तो सभी छोड़ देंगे। होगा ऐसा? यस मैम। यही दिया हुआ है, Yes, द ma'am. एडवर्सरीज इन कॉन्फ्लिक्ट आर सपोज टू बी इन्वॉल्व इन गेम ऑफ गेनिंग एट द टोटल और पार्शियल एक्सपेंसेस ऑफ ईच अदर। यानी ये जो राइवलरी या प्रतिद्वंदी का गेम होता है, या तो वो कंप्लीट दूसरे को डिस्ट्रक्ट करने के लिए होता है, या फिर उसके पार्शियल एक्सपेंसेस तो होता है, उसका कम से कम 50% हम मार्केट शेयर कैप्चर कर ले, 50% कस्टमर्स को अपने बिजनेस में अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, इसीलिए होगा। अभी समझ में आया? अब इसमें दो टर्म है कि ये तो कम से कम दो राइवलरीज होंगे, दो कॉम्पिटिटर्स होंगे, या फिर दो से अधिक कॉम्पिटिटर्स होंगे। हो सकता है जैसे कि तुम्हारे टेलीकॉम में है, दो से अधिक कॉम्पिटिटर्स है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है। नॉर्मली होता है, कहीं होता है कि दो ही कंपनीज है एक चीज में डील कर रही होती है, लेकिन दो होते हैं जो एक एट पार होते हैं। जैसे अपना जूम और मान लो कि इंडिया में गूगल मीट लगभग एट पार है, जूम ऐसे बहुत आगे है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही, बिल्कुल पेप्सी और कोला बहुत बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं ये दोनों, बहुत क्लोज कॉम्पिटिटर्स। ओला और उबर मैम। ओला उबर, चलो तो अभी क्लियर हुआ। अब इन ठीक है, चलो चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दो हैं या फिर दो से अधिक लोग हो सकते हैं इसमें। अब इसमें दो चीज मैंने बताया सतीश की, एक तो होता है जीरो सम और एक होता है नॉन जीरो सम। जीरो सम मतलब कि मुझे अगर फायदा होगा तो सतीश को नुकसान होगा ही होगा। मुझे कैसे फायदा होगा? क्योंकि हम दोनों ने ये कुछ ऐसा कर रखा आपस में, ऐसा कोई गेम किया है या बेट किया है जिसमें मैंने बोला कि अगर वो हारता है तो मैं तुम्हें 5000 दूंगी, अगर वो जीतता है तो तुम मुझे 5000 दोगे। तो किसी एक को तो मैच ड्रॉ हो गया तो एक मिनट, ड्रॉ होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी में होंगे, यहाँ नहीं है, ठीक है ना? गेम थ्योरी में जीत और हार दो ही चीज होगा, ठीक है? ड्रॉ होने के चांसेस जब होंगे तो प्रोबेबिलिटी असाइन कर देंगे हम सब, राइट? जब चांसेस होते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। गेम थ्योरी में जीत या हार तय होगी, राइट? तो अभी हमने क्या किया कि अगर मैं 5000 जीतती हूँ तो सतीश का पूरा 5000 का नुकसान हो गया ना? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जीरो सम, यानी अगर वो जीतता है तो मेरा नुकसान हो गया। तो हम दोनों के बीच में क्या है, एक जीतेगा तो दूसरा का नुकसान होना तय है, ये जीरो सम है। नॉन जीरो सम मतलब कि, ठीक है सतीश ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रही हूँ। नॉन जीरो सम का क्या मतलब हो गया कि जब दो पार्टीज हैं तो क्या होगा कि जब आप जीतते हैं मेरा फायदा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सतीश का नुकसान हो जाएगा। यानी ओला अगर ज्यादा प्रॉफिट करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उबर का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ओला का टारगेट कस्टमर कोई और है, उबर का टारगेट कस्टमर कोई और हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। यस मैम। तो जब इस कंडीशन में, जब इस सिचुएशन में जाएंगे तब हम उसको नॉन जीरो सम बोलेंगे, यानी कि इसमें डायरेक्ट एक पार्टी के बेनिफिट में दूसरे का डायरेक्ट नुकसान नहीं होगा, ठीक है? समझ में आया ये गेम थियरी? ठीक है, अभी नेक्स्ट है क्यूइंग थियरी। अटेंडेंस ले लेती हूँ क्योंकि शायद कभी भी बंद हो जाएगा ये। यस मैम, अटेंडेंस। हाँ एक सेकेंड, ऐसे तुम स्क्रीनशॉट लेकर के अर्पिता अपने पास एक रखो, क्योंकि मुझे पता नहीं अब कितना टाइम बचा हुआ है, और मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। हाँ फिर भी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। 9:40 में। ओके, पहले अटेंडेंस ले। हाँ 1 2 3 अटेंडेंस बोलिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5। यस मैम, 4 मैम। ओके, 5 6 7 प्रेजेंट मैम। 6 7 8 9। यस मैम। 9। ओके, नाम बताना। 9 मैम शाहिदीन तरन्नुम। नाम में बहुत चेंजेस आ गए हैं ना, कोई बात नहीं। 10 11 12 13 14 13 यस मैम। 14 15 प्रेजेंट मैम। 16 17 18
19, 20, Present, ma'am. 21, 22, Present, ma'am. Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, 26, ma'am. हो गया 27, 28, 29, 30, Yes, ma'am. 29. Yes, Okay. ma'am. 29. Okay, 30 भी हो गया 31, Yes, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 34, 35, 36, 37, Present, ma'am. 37, 38, Present, ma'am. Present, ma'am. 39, Present, ma'am. 40, 41, 42, 43, Yes, 40, ma'am. 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक, 48, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 49, 50, Yes, ma'am. 51, Yes, ma'am. 52, Yes, ma'am. 53, Yes, ma'am. 54, Yes, ma'am. 55, Yes, ma'am. 56, 57, Present, ma'am. 58, 59, Yes, ma'am. 59, Yes, ma'am. 59. 60, 61, Yes, ma'am. 62, Present, ma'am. 63, 64, 65, 65, 66, 60, ma'am. 66 is present. Yes, ma'am. Okay. So 63, 64 and 65 is not present. 67, Present, ma'am. 68, 69, 70, 71, 72, Present, 73, ma'am. 72, 73, Yes, ma'am. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Present, ma'am. 81, 82, Present, ma'am. 81 भी है क्या? Yes, ma'am. 82, 83, 84, नहीं ठीक, चलो ठीक है, अटेंडेंस हो गया। और अब क्यूइंग थियरी पे आते हैं। क्यूइंग थियरी क्या होता है? क्यू मतलब क्या होता है? कतारबद्ध। बिल्कुल, क्यू मतलब कतार होता है, यानी कि हम जहाँ पर बहुत कतार क्यों होता है? अच्छा ठीक है, रेलवे स्टेशन पे आप टिकट काउंटर के सामने, ठीक है, सही है, सही है, टिकट काउंटर के सामने हम बहुत लंबी कतार देखते हैं। वो क्यों कतार में लोग खड़े होते हैं? काम करने के लिए दूसरे को। टिकट लेने के लिए हमें। टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं। तो जब तक वो खड़े होते हैं तब तक कुछ वेटिंग टाइम होता है ना, आप वेट कर रहे होते हैं। कभी आधे Yes, घंटे का, sir. कभी 15 मिनट का, कभी 10 मिनट का, कभी एक घंटे का लंबा, बहुत लंबा कतार लगा हुआ है। क्यूइंग थ्योरी उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। जब ऐसा प्रॉब्लम हो जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा लाइन है, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, तो वो उस वेटिंग पीरियड को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए इस तरीके से हम क्यूइंग थ्योरी के थ्रू हम ये डिसीजन लेते हैं कि ये जो वेटिंग पीरियड है इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अब ये वेटिंग पीरियड रेलवे स्टेशन पे आपको दिखता है, बैंक में आपको दिखेगा ड्राफ्ट जमा करने के लिए। पहुंचाएगा ना बोला। हाँ, एक मिनट,
अरे भाई कौन बात कर रहा है अभी देखना अर्पिता, कौन कर रहा है अभी देखना। अर्पिता, अर्पिता प्लीज, जब पढ़ाते रहते तो आप क्लास में रहिए, राइट। इधर उधर बातें मत करिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यूइंग थ्योरी में बता रही थी कि हम इस कतार में जो वेटिंग पीरियड होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्यूइंग थ्योरी को यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ये कहाँ कहाँ होता है, देखो जब प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहाँ रॉ मटेरियल के लिए भी तो वेट हो सकता है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रास्ते में है, जिनको जो क्यूइंग में है, क्यू में है, जिनको कंप्लीट करना भी जरूरी है इस पूरे प्रोसेस को खत्म करने के लिए। सिमिलरली बैंक्स में हो सकता है, हॉस्पिटल्स में होता है, कहीं पे हॉस्पिटल्स में नंबर लगा के आप वेट करते हो अपने टर्न को आने का, वो भी एक है। बैंकिंग सेक्टर में होता है ये बहुत ज्यादा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, जैसे मैंने अभी स्टेशन का एग्जांपल दिया कि आप टिकट लेने के लिए या रिजर्वेशन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं। तो ऐसे जगहों पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होता है बिलिंग के लिए। बिग बाजार चले जाओ, देखो बिलिंग के लिए कितना टाइम लगता है, पूरा सामान खरीद करके आधा घंटा बिल कराने में लग जाता है। होता है ऐसा? यस मैम। तो वैसे जगह पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो डिसीजन लेते हैं वहां पे हम क्यूइंग थ्योरी का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम वेटिंग पीरियड को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके या फिर कंट्रोल कर सके। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो दो तरीके से कंट्रोल हो सकता है। ये दो अगेन जैसे हमने वहां पढ़ा था ना कि जब जहाँ पे रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेन है वहां पे आप दो तरीके से, लीनियर प्रोग्रामिंग में वहां पे आप दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। या तो आप वेस्टेज को कंट्रोल कर लीजिए या फिर आप प्रोडक्शन को बढ़ा लीजिए। दोनों तरीके से आप डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। क्यूइंग थ्योरी में भी वही है। क्या करिए, या तो फैसिलिटीज को बढ़ा दीजिए, जैसे कि मान लो रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन काउंटर एक ही है, 4 रिजर्वेशन काउंटर कर दो, भीड़ थोड़ा कम हो जाएगा, वेटिंग पीरियड थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। यस सर। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रेलवे का। उसको ज्यादा 4 लोग एक काम करने के लिए रिक्रूट करने पड़ेगा, उनको सैलरी देना पड़ेगा, ये भी तो है, राइट। तभी तो हम डिसीजन लेते हैं जब प्रॉब्लम होता है कि क्या करें, पैसा बढ़ाएं, 4 लोगों को हायरिंग करें